साथियों नमस्कार। इस क्यूरियस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके प्रश्न और सुझाव मुझ तक कमेंट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से पहुंच रहे हैं और आपके प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला लगातार जारी है। और उसी श्रृंखला के क्रम में इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृतक आश्रित नियमावली का मूल स्वरूप क्या था, जो 1974 में लागू हुई थी। और उस नियमावली को बनाने में जो शासनादेश बनाने के लिए जो शासनादेश 1973 में जारी हुआ था, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और जो मूल स्वरूप है मृतक आश्रित नियमावली का, उसमें क्या सुविधाएं हैं, मृतक आश्रितों को की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनके जो परेशानियां उनको ध्यान में रखते हुए, जो बिल्कुल विस्तार से और सभी जानकारियों को सम्मिलित करते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने विस्तार से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए इसको हम देखते हैं। क्या है मृतक आश्रित नियमावली का मुख्य जो मैटर है, मूल स्वरूप है, ओरिजिनल इसका स्वरूप क्या था, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, मृतक आश्रित पर महत्वपूर्ण शासनादेशों का संग्रह राजकीय मृतक, ये जो है हेडिंग है, ये इस शासनादेश जो आया था उस समय बना था, उसके बारे में आगे हम देखते हैं। देखिए हेडिंग है अगली, मृतक आश्रित भर्ती की नियमावली बनाने हेतु राजाज्ञा यानी शासनादेश। ये 6 दिसंबर 1973 को आया था। इसमें प्रेषक हैं आयुक्त एवं सचिव श्री गुलाम हुसैन और समक्ष विभागाध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष उत्तर प्रदेश को इन्होंने आदेश जारी किया था। इसका विषय था सरकारी कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के सदस्यों की सेवा में लिया जाना, यानी मृतक आश्रित सेवायोजन दिया जाना। इसके संबंध में ये शासनादेश था 21 दिसंबर 1973 को ये जारी हुआ था। आगे इसमें क्या है, इसका विवरण हम देखते हैं। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सेवा में रहते हुए अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार की करुण स्थिति हो जाती है और परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। वर्तमान कठिन समय में ऐसे परिवार को अन्य स्रोतों से कुछ सहायता मिल भी जाए तो वह भरण पोषण के लिए अपर्याप्त होती है। दुखी परिवार के साथ उदारता की नीति अपनाना मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पुत्री, पति अथवा पत्नी जैसी भी स्थितियों को तुरंत यथासंभव उसी विभाग में किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाए जिसकी वह सदस्य निर्धारित शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए भर्ती संबंधी निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होती, यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि जो सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता है, प्रक्रिया है, वो उन पर मृतक आश्रितों पर लागू नहीं होती तथा आवश्यकता अनुसार उनके लिए आयु सीमा भी शिथिलनी होगी, यानी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। इन निर्णयों को विधिक बल देने के लिए एक सामान्य नियम अलग से प्रसारित किया जाएगा, अलग से नियम बना करके प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, आयुक्त एवं सचिव गुलाम हुसैन साहब के द्वारा ये आदेश निर्गत हुआ था सभी विभागाध्यक्ष और कार्याध्यक्षों के नाम पर। अब इस आधार पर मृतक आश्रित नियमावली का निर्माण हुआ अक्टूबर महीने में 1974 में और उसकी अधिसूचना जारी होती है। उस अधिसूचना को हम विस्तार पूर्वक से अब जानेंगे। एक एक बिंदुओं को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों की भर्ती नियमावली, ये पूरे भारत में यही प्रक्रिया, यही नियमावली है। ठीक है, और राज्यों को भी स्वतंत्रता है कि अपने राज्य में कुछ बदलाव या फेरबदल करके इस आश्रित नियमावली को संपादित करें और अधिसूचित करें, कार्यान्वित करें। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये जैसा कि है डेट है 6 दिसंबर 1973 की अधिसूचना के अनुसार है, ये 7 अक्टूबर 1974 में ये निर्गत हुआ है, ये निर्गत तिथि है। देखिए, नियुक्ति अनुभाग 4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु, यानी 309 अनुच्छेद 309 में है कि भारत में जो केंद्र की सरकार होगी या राज्य की सरकार होगी, वो अपने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए
और जो उचित होगा वो कदम उठाएगी। ठीक है, यानी भलाई, जनता की भलाई के लिए कार्य करेगी। उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में राज्यपाल कार्यान्वित करेंगे। सेवा काल में मृत कर्मचारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं। अब नियमावली यहाँ से शुरू हो जाती है। क्या है वो? उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974, इसका नाम है। पहला बिंदु है इसमें संक्षिप्त नाम एवं तथा प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 कहलाएगी। दूसरा बिंदु है यह 21 दिसंबर 1973 में प्रवृत्त समझी जाएगी, यानी प्रयोग में लाई हुई समझी जाएगी, सबके ऊपर लागू हुई समझी जाएगी। दूसरा है परिभाषाएं। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस नियमावली में का बिंदु है सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है। कहने का मतलब है कि जो सरकारी सेवक किसे कहा जाएगा, कर्मचारी किसे कहा जाएगा, उसको ये स्पष्ट करना चाहते हैं। नंबर 1 इसमें लिखे हैं ऐसे सेवायोजन से में अस्थायी था जिसकी नियुक्ति अस्थायी थी, या दूसरा है यद्यपि अस्थायी, यदि वह अस्थायी है तथा तब भी ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। वो अस्थायी है किंतु वह नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, यानी उसे नियमतः नियुक्त किया गया था और नियमतः उसे वेतन का भुगतान किया जाता था। या तीसरा बिंदु दिए हैं यद्यपि फिर भी नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, यदि वह नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तब भी, तथापि यानी तब भी ऐसे सेवा योजनाओं में नियमित रिक्ति में 3 वर्ष की निरंतर सेवा की है। वो अस्थायी है या अस्थायी है ये भी नहीं मानिए, अगर नहीं मान रहे हैं तो उस मानने के अलावा यदि वो 3 वर्ष तक सरकारी सेवा में कार्यरत कर दिया गया है तब भी उसके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। अब इस बात को स्पष्ट और कर रहे हैं। नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य यथास्थिति पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से है, यानी वो प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया के अनुसार वो भर्ती किया गया है। स्पष्टीकरण है, ठीक है। यानी वो सरकारी सेवा में, सरकारी विभाग में वो उसका नाम है, जॉब बुक है, वो कार्य कर रहा है, अधीन होकर के सरकारी विभाग में अधीन होकर के कार्य कर रहा है। ख है मृत सरकारी सेवक का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए, जिनकी जॉब में रहते हुए मृत्यु हो जाए, उन्हें मृत सरकारी सेवक, उन्हीं उसका तात्पर्य ये कह रहे हैं। इसमें ग है कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब खानदान, ठीक है, परिवार या खानदान के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित संबंधी होंगे, यानी निम्नलिखित संबंधियों में से जो संबंधी होंगे, ये संबंधियों का विवरण दिए हैं, इनको मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पति या पत्नी नंबर 1, दूसरा पुत्र या दत्तक पुत्र, तीसरा है पुत्रियां जिनमें दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं और विधवा पुत्र बहुएं भी शामिल हैं। चौथा है मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, यदि सरकारी सेवक अविवाहित था तो उसका अविवाहित भाई, अविवाहित बहन या विधवा माता, ठीक है, उन लोगों को सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। आगे लिखे हैं यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था, यदि कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अविवाहित था, तो ऐसी स्थिति में उसके अविवाहित भाई बहन या विधवा माता हैं तो उनको सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। 5वां बिंदु है ऐसे लापता सरकारी सेवक जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित कर दिया जाए के ऊपर उल्लिखित संबंधी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए लापता हो जाए और नियमतः उसे मृत घोषित कर दिया जाए। जैसा कि सीधे माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक लापता रह गया तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु यह कि मृत सरकारी सेवक के ऊपर उल्लिखित संबंधियों में से किसी से संबंधी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाए और इस प्रकार की सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो, तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक के आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियों भी
पौत्रियां भी शामिल होगी। ये कहना चाह रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि जो मृत सरकारी सेवक है उसके माता पिता, भाई बहन या पत्नी या पति कोई नहीं है नौकरी लेने वाला, तो ऐसी स्थिति में कुटुंब शब्द का इन्होंने विस्तार किया है कि उनका अगर आश्रित पौत्र जिंदा है या आश्रित पौत्रियां हैं अविवाहित, तो उनको भी सेवा योजना का मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है नियमावली का लागू किया जाना। यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यूपीएससी के अंतर्गत आते हैं, उनको छोड़ करके, या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत थे और कालांतर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्र अंतर्गत रख दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रित भर्ती लागू होगी। ठीक है, आगे है चौथा बिंदु, इस नियमावली का अधिरोही प्रभाव। इस नियमावली के प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों का अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा। इनका कहने का मतलब है कि यह नियमावली जो लागू हो रही है ये तो इसमें जो उल्लिखित या वर्णित नियम है, किसी को यदि पूरी तरह नहीं सूट कर रहे हैं तब भी उसको सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। आगे है पांचवें बिंदु है मृतक के कुटुंब के किसी सदस्य की भर्ती। अब कुटुंब जो मृतक कर्मचारी है उसके परिवार के कुटुंब के सदस्यों की भर्ती कैसे की जाएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला बिंदु है, यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, तो उसके कुटुंब के ऐसे सदस्य को जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित ना हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के क्षेत्र अंतर्गत हो, उपयुक्त सेवा योजना प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति, उसमें शर्त है। शर्त आगे, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित को जो कहीं भी केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में सेवा योजना यानी नौकरी पे नहीं है या कोई किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो उसे सेवा योजना का यानी मृतक आश्रित नियमावली 1974 के अंतर्गत लाभ यानी उसे सेवा योजित किया जाएगा। और उसके लिए शर्त है, यदि ऐसा व्यक्ति, क्या व्यक्ति, इसमें एक लिखे हैं, एक पे है पद के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएं पूरी करता हो, जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहा है उसके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं वो लागू शैक्षिक योग्यताएं धारण करता हो, उसके पास क्वालिफिकेशंस हों। परंतु यदि नियुक्त किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण यानी टाइपिंग को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया हो, तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, यानी उसे अच्छी तरह टाइपिंग नहीं आ रही है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा, तब भी उसे नियुक्ति दी जाएगी। उसे टाइपिंग नहीं आ रही तो भी, लेकिन उससे शर्त रखी जाएगी कि वह 1 वर्ष के भीतर टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा। वह 1 वर्ष के अंदर वो 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग, उसे 1 वर्ष का समय दिया जाएगा कि वह 25 शब्द पर मिनट की टाइपिंग उतनी 1 वर्ष के अवधि के भीतर वो सीख ले। ठीक है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, यदि वह पहले 1 वर्ष में नहीं कर पाता है, तो उसका सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक लिया जाएगा, उसका जो इंक्रीमेंट लग रहा होगा उसमें रुकावट कर दी जाएगी, उसका वेतन नहीं बढ़ेगा। और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर यानी आगे के 1 वर्ष यानी दूसरे वर्ष में भी उसे अवसर दिया जाएगा, यानी दूसरे साल का भी अवसर दिया जाएगा। यदि वह दूसरे साल में बढ़ाई गई अवधि में टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, यदि वो दूसरे वर्ष लगातार वो विफल रहता है, दूसरे चांस में भी वह टाइपिंग की स्पीड बनाने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यानी पहली बार उसे जब चांस दिया जा रहा है 1 साल का कि तुम टाइपिंग सीख लो, टाइपिंग की स्पीड बना लो, अगर वो नहीं बनाता है तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा
और दूसरी बार फिर चांस दिया जाएगा। दूसरी बार अगर विफल होते हैं तो उनकी नौकरी उनके हाथ से छीन ली जाएगी। परंतु आगे है, परंतु ये और कि किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने की दशा में जिसके लिए कंप्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अहर्ता के रूप में विहित की गई है। अब वही बात वो कह रहे हैं कि यदि किसी ऐसे पद के लिए जिसके लिए वो आवेदन किया है, जिस पद की उस पद के लिए कंप्यूटर को चलाना और टाइपिंग एक अनिवार्य अहर्ता हो, ठीक है, यानी उसमें उस कार्य के लिए टाइपिंग आना और कंप्यूटर चलाना अनिवार्य हो, तो मृतक आश्रित सेवक आश्रित कंप्यूटर प्रचलन और टंकण में अपेक्षित पूर्णता नहीं रखता है। लेकिन वह उस पद के लिए तो आवेदन कर रहा है, लेकिन उसके पास टाइपिंग उसे आती है, ना ही उसे कंप्यूटर चलाना आता है। तब भी उसे इस शर्त के साथ नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर कंप्यूटर चलाने में डोएक सोसाइटी द्वारा CCC प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ साथ टंकण में 25 प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा। उसे अवसर दिया जाएगा कि आप जो है 1 वर्ष के भीतर डोएक सोसाइटी से CCC सर्टिफिकेट और टाइपिंग अर्हता आप अर्जित कर लो, टाइपिंग आपको आ जाए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी। यहाँ भी वही बात है कि यदि वह पहले चांस में टाइपिंग और CCC डोएक सोसाइटी द्वारा CCC की जो सर्टिफिकेट नहीं ला पाता है तो उसकी वेतन वृद्धि, उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा और कंप्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकर के लिए गति अर्जित करने के लिए उसे 1 वर्ष की और अवधि प्रदान की जाएगी। और बढ़ाई गई अवधि में यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग करना उसे नहीं आ पाता है, विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं फिर समाप्त कर दी जाएंगी। दो है सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, वह सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त हो, यानी जो उसमें मिनिमम एबिलिटी चाहिए हो उस पद के लिए, वह उस पद के लिए योग्य हो। तीसरा है 3 सरकारी सेवा की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हो कि हाँ हमें सेवायोजित कर लिया जाए। परंतु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असमय कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और शांतिपूर्ण से कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। कह रहे हैं कि यदि वह नियत समय के अंदर वो आवेदन नहीं कर पाता है मृतक आश्रित, तो ऐसी स्थिति में नियमों को शिथिल कर सकती है। जो विभागीय लोग होते हैं, विभागाध्यक्ष होंगे, वो उसको शिथिल कर पाएंगे। जो राज्य सरकार है उसे शिथिल कर सकती है। परंतु आगे हैं, परंतु यह और कि उपयुक्त परंतु के प्रयोजन के लिए संबंधित कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन के लिए नियम समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवा आयोजन के लिए आवेदन करने में विलंब के कारण के संबंध में विलंब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलंब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी। और इसमें इस पैरा में एक कह रहे हैं कि यदि वो समय सीमा के अंदर समायोजित करने के लिए सेवा आयोजन पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाता है, वो 5 वर्ष की जो अवधि है उसके अंतर्गत वो नहीं आवेदन कर पाता है, लेट करता है, तो ऐसे में यदि वह लेट होने का एक समुचित कारण का कोई कारण दर्शाए तो उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है और उसके द्वारा दिए गए कारण पर विचार करते हुए निर्णय लेने के लिए मुक्त है, स्वतंत्र है। 2 है जहाँ तक संभव हो ऐसा सेवा आयोजन उसी विभाग में दिया जाए जिसमें मृतक आश्रित मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था। यानी मृतक आश्रित को उस मृतक कर्मचारी के जो मृतक कर्मचारी रहेंगे उनके आश्रितों को उनके विभाग में जहां मरने वाले या मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारी कार्यरत थे उसी विभाग में उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। 3 है उपनियम 1 के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त पर अधीन होगी कि उपनियम 1 के अधीन नियुक्त व्यक्ति मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें कह रहे हैं कि जो भी परिवार का कुटुंब का जो सदस्य नौकरी धारण करेगा, नौकरी को लेगा, मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेगा, वह अपने परिवार के में अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा, सेवा करेगा। ठीक है, यानी जो पैसा उसे वेतन मिलेगा उस वेतन का उनके भी लालन पालन पोषण में उसका इस्तेमाल करेगा, उसका उपयोग करेगा। ठीक। 4 है
जहां उपनियम 1 के अधीन नियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम 3 के अधीन उत्तरदायी है, तो उसकी सेवाएं समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। तो ये कह रहे हैं, इस लाइन में कह रहे हैं कि यदि वह नियुक्त व्यक्ति मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति नौकरी जिसे मिलती है वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों का लालन पालन पोषण करने में असमर्थ है या नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 की है उसके अंतर्गत उसको बर्खास्त कर दिया जा सकता है। यानी कई लोग प्रश्न पूछे थे कि सर यदि 2 भाई हैं उसमें एक भाई को मृतक आश्रित नौकरी मिल जाती है और दूसरे भाई का या माता जी का पालन पोषण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यही है कि आप संबंधित विभाग में जाकर के शिकायत करें, लिखित शिकायत करें और आपके मामले का निपटारा निश्चित रूप से होगा। ठीक है, आपको उनके जो व्यक्ति हैं जिन्हें सैलरी जो नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी से आपको हिस्सा तुरंत उन सैलरी से उनका हिस्सा जो आपका हिस्सा निकाल करके आपको मिल जाएगा। और यानी उनको सैलरी अगर ये 50,000 मिल रही है तो पहले से ही 50-50 करके आधा पैसा आपके अकाउंट में मिल जाए, दूसरे भाई के अकाउंट में चला जाएगा और आधा जो नौकरी कर रहे हैं उनको। ठीक, यदि वो इस पर राजी नहीं होते हैं तो उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगला है 5 का जो 5 का नियम है ये बहुत जगह है पर कई बार ये इसका जिक्र आता है। इसमें देखते हैं मई 1973 में पुलिस पीएससी कार्मिकों के सदस्य की भर्ती नियम नंबर 5 या किसी अन्य नियम में से किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबंध पुलिस या प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबली के ऐसे 22 कार्मिकों के जिनकी मृत्यु 1973 में ऐसे उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थी कुटुंब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि मई 1973 में ही कुछ जवान पीएससी जवान उपद्रव के कारण मारे गए थे, उनके आश्रितों को नौकरी दी गई थी। सेम एज ये नियमावली बनने से पहले ही उनको सेवायोजित कर दिया गया था। तो यही कह रहे हैं कि उनको नियमावली बनने से पहले ही उनको विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा अनुशंसा किए जाने के पश्चात उनके आश्रितों को सेवायोजित किया गया था और इस नियमावली के बनने के पश्चात भी उसी तरह से सेवायोजन का कार्य लागू होगा। आगे है 6ठा नंबर है सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तु। अब आवेदन किस प्रकार होगा, क्या उसका प्रारूप होगा, इसका ये शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। विस्तार से यदि आप कहेंगे तो जो सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र होगा उसका मैं प्रारूप भी आपको बता दूंगा, कैसे भरना है वो भी बताने के लिए मैं तैयार हूँ। ये आपकी इच्छा पर है कि आप उस जानकारी को जानना चाहते हैं या नहीं। यदि आप आवेदन कैसे भरा जाए या कि आवेदन में क्या क्या प्रोफार्मा वगैरह होते हैं उसकी भी डिमांड करते हैं तो मैं उसको भी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक, आगे फिलहाल इसमें देखते हैं। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पर जिस पर नियुक्ति अभिलाषित है उस पद से संबंधित नियुक्त प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा। यानी जिस विभाग में मृतक कर्मचारी नियुक्त थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, तो आश्रित की नियुक्ति के लिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उस विभाग के नियुक्त अधिकारी को संबोधित करते हुए आवेदन किया जाएगा। किंतु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जाएगा जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु पूर्वक कार्य कर रहा था। जो इस कार्यालय के प्रधान यानी हेड थे उनको भेजा जाएगा। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी। क्या क्या सूचना दी जाएगी आवेदन में? मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक यानी डेथ सर्टिफिकेट जहां वह विभाग जहां वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहे थे। ख है मृत कर्मचारी के कुटुंब के सदस्यों के नाम, उनकी आय अथवा अन्य ब्यौरे, विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन यानी आय संबंधी ब्यौरे। ठीक, यानी उनके जो वंशावली जो परिवार रजिस्टर है वो जो वंशावली रजिस्टर होता है उसका कुटुंब रजिस्टर भी कहते हैं। ग है और उसमें शादी वगैरह कितने बच्चे हैं सब का विवरण रहता है, वो प्रस्तुत करना रहेगा। ग है कुटुंब की वित्तीय दशा का ब्यौरा यानी परिवार का आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में भी विवरण देना होगा। घ आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं यानी जो आवेदन करता है वो उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं उसका भी जिक्र करना होगा। आगे क्या है? 7वां है प्रक्रिया जब कुटुंब के एकाधिक सदस्य सेवा योजना चाहते हैं। अब इसमें कह रहे हैं ये बहुत जगह होता है कि एक
यदि कोई मृत कर्मचारी है, उनके आश्रित में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में से दोनों बच्चे चाहते हैं कि हम सेवायोजन चाहें, छोटा बच्चा चाहता है कि हम चाह लें, बड़ा बच्चा चाहता है कि हम चाह लें, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पत्नी है वो भी चाह रहे हैं कि हम चाह लें, यानी तीनों लोगों में एक रूपता नहीं है, तीनों लोग चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए नौकरी, वो चाह रहे हैं हमें मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आइए देखते हैं इस पैरा में क्या है। यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुंब एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हैं, यानी मृत सरकारी सेवक के परिवार के एक से अधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हैं, तो एक से अधिक लोगों को नहीं मिलेगा, एक ही व्यक्ति को सेवायोजित किया जाएगा। तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुंब विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उनके संपूर्ण हित को ही ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें वरीयता क्रम देखा जाएगा कि किसे नौकरी दी जाए, यानी यदि कोई कर्मचारी जो जेंट्स हैं उनकी मृत्यु सेवा काल में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी विधवा पत्नी जो रहेंगी उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद अन्य को वरीयता दी जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 बेटे हैं, दोनों बेटे चाह रहे हैं कि हम लोग को मिल जाए नौकरी, छोटा चाह रहा है हमको, बड़ा लड़का चाह रहा है कि हमको, पत्नी है, पत्नी जी अगर जीवित है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को नौकरी दी जाएगी, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यानी वो जो विभाग के क्लर्क रहेंगे, बाबू रहेंगे, ठीक, प्रधान रहेंगे, मुखिया रहेंगे विभाग के, वो निश्चित करेंगे, उनका कार्य है निश्चित करना कि किसे सेवायोजन दिया जाना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। 8वां बिंदु है आयु तथा अन्य उपेक्षाओं की शिथिलता, यानी उम्र है और अन्य बातें हैं उनमें शिथिलता होगी, यानी उम्र यदि उनकी ज़्यादा हो रही है, एजेड है, तब भी उनको सेवायोजित किया जाएगा, उसमें शिथिलता दी जाएगी। यानी इस नियमावली का प्रमुख उद्देश्य यही है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाए और उनको संबल दिया जाए, उनकी परेशानी में सहारा दिया जाए। इस नियमावली के अधीन नियुक्त चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्त के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरा बिंदु है इसी में, चयन के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से यदि लिखित परीक्षा या चयन समिति साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जाएगा, लिखित परीक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा, साक्षात्कार है तो उससे भी मुक्त कर दिया जा सकता है, किंतु अभ्यर्थी पद विधेयक प्रत्याशित कार्य एवं दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगा, यानी उसकी शैक्षिक योग्यता, उसकी काबिलियत, उस पद का जो कार्य रहेगा उसके लिए न्यूनतम कम से कम उस कार्य को करने के लिए उसकी योग्यता, उस पद को धारण करने के लिए उसकी योग्यता हो। इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी स्वाधीन होगा, यानी जो अपॉइंटिंग अफसर होगा वो उसका साक्षात्कार लेने के लिए स्वाधीन होगा, यानी स्वतंत्र होगा कि अमुक व्यक्ति का की नियुक्ति इस पद पर की जाए अथवा नहीं, उस पर कोई दबाव नहीं होगा। तीसरा बिंदु है, इस नियमावली में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्त में की जाएगी। प्रतिबंध यह है कि यदि कोई रिक्त विद्यमान ना हो तो नियुक्ति तुरंत किसी अधिक पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा, और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध ना हो जाए। यानी जैसा कि बार बार लोग कमेंट करके मुझसे कह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी के लिए शिक्षा विभाग की बात हो या अन्य विभाग की, लोग इसमें म्यूनसिपैलिटी विभाग में कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें, और एक भाई साहब ने इंजीनियरिंग विभाग में भी उन्होंने दावा पेश किया, एक भाई साहब ने मेडिकल विभाग में दावा प्रस्तुत किया कि उन्हें तृतीय श्रेणी की उनके पास योग्यता है और उन्हें तृतीय श्रेणी का पद मिले, तो उनसे ये संबंधित विभाग के द्वारा उनसे कहा जा रहा है, इन लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ पे तृतीय श्रेणी का पद ही नहीं है, आप चतुर्थ श्रेणी का पद ले लो। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध के साथ साथ सलाह भी है कि आप कदाच ऐसा ना करें, अपना नुकसान ना उठाएं, उन बाबुओं के, विभाग वालों के चक्कर में कतई ना रहें। आप जो है आप उन बाबुओं के चक्कर में ना पड़ करके न्यायालय की शरण लें, और न्यायालय की शरण में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में, ये जो स्थिति बन रही है आप लोगों की, ऐसे में आपको तुरंत, यदि आप रिट दाखिल करते हैं अपने अपने हाई कोर्ट्स में, यदि आप बिहार के हैं तो पटना हाई कोर्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ के हैं तो वहाँ के रायपुर हाई कोर्ट में जाइए, यूपी के हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए। ऐसे में यदि आप कोर्ट की शरण में जाते हैं तो कुछ महीने में ही माननीय कोर्ट के द्वारा संबंधित विभाग को आदेश जारी कर दिया जाएगा और आपको आपकी योग्यता के अनुसार पोस्टिंग मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी। आप कतई उस संबंधित विभाग के लोगों की बात में ना आए, अपना नुकसान ना होने दीजिए, ठीक है। जागरूक रहिए और अपने अधिकारों को जानिए, ताकि आप अपने अधिकारों को अपने अधिकारों का रक्षण कर सकें, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं क्या है।
9वां बिंदु है सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का समाधान। सामान्य अर्हताओं के, सामान्य योग्यताओं के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का समाधान। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो कि वह सरकारी सेवा में योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। यानी वह उसका कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की जांच की जाएगी। जैसा कि होता है कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो एक कैरेक्टर की जांच के लिए, चरित्र सत्यापन के लिए नियुक्त जो आवेदक रहेंगे, उनके जो गांव का, गृह जनपद का उनका जो थाना रहेगा, वहां से चरित्र सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी देखते हैं। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्त के लिए पात्र नहीं समझे जाएंगे। यानी यदि कोई व्यक्ति कहीं से उसको डिबार कर दिया गया है, कहीं से उसे बर्खास्त कर दिया गया है किसी, और वह यदि कोई व्यक्ति ए है, वो कहीं नौकरी कर रहे थे, उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया गया, वो अपने पिताजी, उनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे, नौकरी करते हुए उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो ये व्यक्ति फिर अपने पिताजी के नौकरी में आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो उन्हें, चूंकि ये पदच्युत पहले से हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में इनको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये पहले से कहीं से बर्खास्तगी काटे हैं, इसलिए इनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इस लाइन का यही मतलब है, टिप्पणी यही की गई है। आगे देखते हैं। ख है वह मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी वो मेडिकली फिट होना चाहिए, किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा ना हो। यानी वह मेडिकली फिट हो, वह अनफिट ना हो। इस हेतु उसे लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। यानी उसका मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट उसे प्राप्त किया जाएगा। ग है पुरुष अभ्यर्थी की दशा में उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित ना हो और कोई यदि महिला आवेदिका है, महिला आवेदन करती है आश्रित भर्ती के लिए, तो उसे ऐसी व्यक्ति से विवाह ना किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। 10वां है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, इसमें क्या है ये देखते हैं। राज्य सरकार इस नियमावली के किसी उपबंधों के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को जिसके होने के बारे में एकमात्र निर्णायक को दूर करने के प्रेरणा कोई ऐसा समान या विशेष आदेश दे सकती है जिससे वह उचित व्यवहार या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे। तो इसमें यह एक महत्वपूर्ण अधिकार इन्होंने दे दिया कि राज्य सरकार यदि कोई मृतक आश्रित है, आवेदन करता है, तो उसको नौकरी किसी छोटे वजह से या किसी कारणवश से वो अयोग्य हो रहा है, या इसकी योग्यता, वो मेडिकली अनफिट हो रहा है, या योग्यता में उसके कुछ कमी है, या उसकी काबिलियत में कुछ कमी है, तो ऐसी स्थिति में इन सब निर्णयों के, व्यवहारिक निर्णयों को लेने के लिए राज्य सरकार मुक्त है, वो स्वतंत्र है। यही ये लास्ट लाइन का भावार्थ है। ये नीचे गुलाम हुसैन साहब है, आयुक्त एवं सचिव, जो तत्कालीन थे, उन्होंने 1973 में ये नियमावली की जो अधिसूचना थी इसको जारी किया था। ठीक है साथियों, तो ये थी मूल मृतक आश्रित नियमावली जो 1973 में 73 और 74 दोनों वर्ष मिला करके अधिसूचित हुई थी, विनियमित हुई थी, कार्यान्वित हुई थी। ठीक है, यदि आप इस नियमावली से संबंधित और कुछ जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स के माध्यम हमें अपना विचार, अपना प्रश्न हमारे सामने रखें, कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजें, हम उसको जरूर आपका उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।